हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इंडिया के बेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म डाउटनेट पे। मैं हूं योगेश चंद्र शुक्ला, योर बायोलॉजी फैकल्टी। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और ये सेशन हम बात करने जा रहे हैं बेहतरीन टॉपिक के बारे में, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के, जिस पे हम डिस्कशन करेंगे आज इम्यूनिटी के बारे में और इसके साथ साथ ही ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के बारे में और भी अन्य टॉपिक के विषय पे हम डिस्कशन करेंगे, जिसके ऊपर नीट पे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। आप अच्छी प्रैक्टिस करिएगा, इनसे सारे क्वेश्चंस आपके बन जाएं, सारे अच्छे कॉन्सेप्ट आपके बन जाएं और आप इनके डिस्कशन जितना भी अच्छा हो जाए वो आप बेहतर कर पाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, लास्ट क्लास में मैंने आपको एलर्जी पढ़ाई थी और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ऑटो इम्यूनिटी के बारे में। ठीक है, सो ऑटो इम्यूनिटी क्या होता है, ऑटो इम्यूनिटी, और इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये है यार कि ये असल में ऑटो इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, है ना। ये एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये होता है कि समटाइम्स देखो यार, हमारी बॉडी का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि कोई भी सेल्फ एंड नॉन सेल्फ के बीच में हमें रिकॉग्निशन करना है। जो नॉन सेल्फ है उसे भी रिकॉग्नाइज करना है कि अच्छा है या बुरा है। अगर बुरा है, बैड वन है, तो दैट्स वाई उसे किल कर दो, मार दो। पर अगर ठीक है तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, बॉडी में आ भी जाए। जस्ट लाइक यार, अगर मैं आपको बताऊं तो आपकी बॉडी में जैसे फीमेल है तो फीमेल की बॉडी में स्पर्म आते हैं, है ना। सो वो भी तो ये क्वेश्चन बनता है कि सर वो बाहर की सेल है, वो अननोन सेल है, बट उसे क्यों एक्सेप्ट कर लिया जाता है? क्योंकि वहां पर प्रोस्टाग्लैंडिन्स, इम्यूनोसप्रेसर होते हैं जो वहां पर काम कर जाते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, खाना, फूड वगैरह है, ग्लूकोज, ये भी तो बाहर की चीज़ें हैं। पर डस्ट और इन सब चीज़ों के लिए ही क्यों? तो सबके लिए अपना अपना एक इम्यूनोलॉजिकल जो एक सप्रेसर है, वो सबके लिए अपना अपना एक रिस्पेक्टिवली होता है। अगर मैं इसकी बात करूं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स की, तो हमारी बॉडी का एक काम है सेल्फ एंड नॉन सेल्फ को पता लगाना। अगर सेल्फ है तो उसे कतई बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाना है, बिल्कुल भी उसे परेशान नहीं करना है। पर कभी कभी ये प्रॉब्लम हो सकती है किसी जेनेटिकल इशू की वजह से हो, या फिर हो सकता है कि और भी कोई रीजन हो सकते हैं, पर मोस्ट ऑफ द केस में इन्हें जेनेटिकल इश्यूज माने जाते हैं कि रीजन वो होता है। ये डिजीज वो नहीं है, डिजीज जेनेटिकल नहीं है, पर इस डिजीज का रीजन जो है वो जेनेटिकल है कि इस रीजन की वजह से आपकी बॉडी रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रही है आपके सेल्फ मटेरियल को, और उसे फिर वो उसके अगेंस्ट रिएक्शन देने लग जाए। ये ऑटो इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर माने जाते हैं। सो आपकी जो पूरी कहानी है, जो आपकी पूरे बॉडी का इम्यूनिटी है, वो किस बात पे बेस्ड है? मेमोरी बेस्ड है। मेमोरी पे डिपेंड है। मेमोरी है यार, सेल्फ है, नॉन सेल्फ है, अच्छा है, बुरा है। अगर आपकी मेमोरी खत्म हो जाए, जस्ट लाइक आप गजनी बन जाएं, तो आपको आपका दुश्मन आपको अपना अच्छा लगने लग जाएगा, आप भूल जाएंगे उस गजनी। ठीक है, समझ रहे हैं? और फिर आप ये भी नहीं जानेंगे कि आपका दोस्त कौन है, आप उसे भी मार देंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट आता है, तो आप इसको समझना है। मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है, ये ही अगर रिएक्शन अच्छे से ना करे तो प्रॉब्लम आती है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होते हैं। ये खासकर जैसे हमारे कुछ हार्मोन्स के लिए होती है, कुछ साइनोवियल फ्लूइड्स के लिए। मोस्ट फेमस इनमें से यही है, साइनोवियल फ्लूइड वाला जो प्रॉब्लम है, साइनोवियल फ्लूइड जिसे अपन कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो हमारे साइनोवियल फ्लूइड है जॉइंट्स में, ये हमारी मूवमेंट को बढ़िया बना के रखते हैं। पर अगर इस जॉइंट पे अगर वो साइनोवियल फ्लूइड है उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी रिएक्शन करने लग जाए, तो भाई फिर हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, वो ब्लॉक हो जाएगा, और वो ब्लॉक हो जाएगा तो प्रॉब्लम होगी। बात समझ में आई? तो वो ये प्रॉब्लम है। सो मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी इवॉल्व इन हायर वर्टिब्रेट्स, हमारी बॉडी में होती है। हायर वर्टिब्रेट्स जो हम लोग हैं वो हमारी बॉडी में हायर इम्यूनिटी होती है। ठीक है, सो ऑन द एबिलिटी टू डिफरेंशिएट फॉरेन ऑर्गेनिज्म, मतलब हमें फॉरेन ऑर्गेनिज्म है, पैथोजन है, उन्हें डिफरेंशिएट करके उसे रिकॉग्नाइज करने का हमें पावर है। ये हायर वर्टिब्रेट्स में होता है। ये आपका एसर्शन रीजन का एक पॉइंट हो सकता है कि क्या ये सभी में होता है? नहीं बॉस, हायर वर्टिब्रेट्स में होता है, जस्ट लाइक ह्यूमंस वगैरह हम लोग जो हैं। ठीक है, फ्रॉम सेल्फ सेल, तो सेल्फ सेल एंड नॉन सेल्फ सेल के बीच में हम ये करते हैं। सो वाइल वी स्टिल डू नॉट अंडरस्टैंड द बेसिस ऑफ दिस टू, मतलब क्या बोल सकते हैं, कैलोरीज ऑफ दिस एबिलिटीज। ठीक है, कोलोराइजेज ऑफ द एबिलिटी हैव टू द अंडरस्टूड, हमें ये समझना है कि हैव टू अंडरस्टूड हमने ये पढ़ा है। वन हायर वर्टिब्रेट्स कैन डिस्टिंग्विश फॉरेन मॉलिक्यूल्स एज वेल एज फॉरेन ऑर्गेनिज्म, हम ये समझ सकते हैं, हम इसमें डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, और उसको अपन ये कर सकते हैं कि मतलब कोरोलैरीज जो होती है उसके हमारे पास में जो भी पार्ट हमारे पास में बन रही हैं, लैरीज अलग अलग बन जाएं कि भैया ये सेल्फ है, ये नॉन सेल्फ है, इनको हम लोग अलग अलग तरीके से पढ़ सकते हैं। डेफिनेटली आगे बढ़ते हैं। सो मोस्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंटल इम्यूनोलॉजिकल डील विद दिस एस्पेक्ट्स ये होती हैं।
टू समटाइम्स ड्यू टू द जेनेटिकल, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझो, जेनेटिकल एंड अदर अननोन रीजन, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं पर मोस्ट ऑफ द केसेस में ये जेनेटिकल रीजन होते हैं कि हमारी बॉडी उसके समय केस में द बॉडी अटैक सेल्फ सेल, तो हमारी बॉडी है वो सेल्फ सेल पे ही अटैक कर देती है। समटाइम जस्ट लाइक कुछ सेल ऐसी है ना भाई हमारी बॉडी में जो हमेशा नहीं होती, समटाइम जस्ट लाइक अभी हार्मोन हमारी बॉडी में हो सकता है ना हो, अब एड्रेनलिन हार्मोन है वो अचानक से आ जाए तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट रिएक्शन कर दे। जस्ट लाइक हमारे पास कोई भी हार्मोन है जो हमारी बॉडी में अभी फिलहाल के लिए नहीं है, हार्मोन हमेशा तो नहीं बहता रहता ना कि चलो यार बहते रहो, जब जरूरत है तब बहेगा, बाकी टाइम नहीं बह रहा होता, तो उस टाइम पे अगर वो रिएक्शन देने लग जाए तो प्रॉब्लम होती है। इसे हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। बहुत सिंपल सी पार्ट है, एकदम याद रखना कि हमारे पास में दो एबिलिटीज हैं। पहला तो यार हम पहचान सकते हैं कि ठीक है यार ये फॉरेन मॉलिक्यूल्स है, एज वेल एज फॉरेन ऑर्गेनिज्म को भी हम पहचान सकते हैं, सब कुछ कह सकते हैं। हमारे पास में ये दो पार्ट है, ठीक है। सो जो हमारे पास में दो जो कोरोलैरीज जो हमारे पास बनती हैं, कोरोलैरीज, उसके हिसाब से दो ही पॉइंट है। एक तो पहचान सकते हैं हमारे मॉलिक्यूल्स को भी, पैथोजेंस को भी, सबको, और अपनी सेल को भी पहचान सकते हैं। बट अपनी सेल को अगर हम अटैक कर दें तो वो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो है रूमेटाइड आर्थराइटिस एग्जांपल है इसका, विच अफेक्ट मेनी पीपल इन अवर सोसाइटी इन ऑटो इम्यून डिसीज। और ये किसके लिए ऑटो इम्यूनिटी होती है? फॉर साइनोवियल फ्लूइड्स है ना, साइनोवियल फ्लूइड्स जो होते हैं हमारे जॉइंट्स में, उनके पास ये मटेरियल प्रेजेंट होता है और वही के अगेंस्ट हम एक इम्यून रिस्पॉन्स शो करने लग जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा पार्ट है। अब देखो यार, इस पूरे टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, मे बी इसे हमें बहुत पहले पढ़ लेना चाहिए, पर एनसीईआरटी ने आगे पीछे लिखा, दैट्स व्हाई मैंने उसे छेड़ा नहीं और आपको यहीं पे मैं बता दूंगा। कब से हम बात कर रहे हैं इम्यूनिटी 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 इम्यूनिटी, ये इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी। अब सवाल ये आता है कि सारी इम्यूनिटी बनाता कौन है? कोई तो ऑर्गन्स होंगे, एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, बी सेल, टी सेल, ह्यूमोरल, सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स, ये वो वगैरह, हमने सब कुछ पढ़ लिया। पर हमने कुछ नहीं पढ़ा तो वो है ऑर्गन सिस्टम, कौन कौन से हैं जो इसके लिए वर्क करते हैं। असल में ये सब बनाया किसने? जो बी सेल है, जो टी सेल है, ये अटैक करने वाले जो ऑर्गन्स हैं वो कौन है, कहाँ पर होते हैं। तो इस हिसाब से हम ये कहानी समझ सकते हैं कि यार कुछ लोग हैं जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो बनाने में भरोसा करते हैं, और कुछ मतलब जैसे लाइक होता क्या यार, एक होता है साइट ऑफ प्रोडक्शन एंड साइट ऑफ वर्क, ठीक है। हम कई जगह पे बनाते हैं कुछ चीज़ों को और कुछ जगह पे वर्क करते हैं। इम्यून सिस्टम का दो काम है, पहला सेल्स को बनाना और दूसरा सेल्स को मारने के लिए, सेल्स को अटैक करने के लिए ग्राउंड प्रोवाइड करना, है ना। मतलब इज अ साइट ऑफ प्रोडक्शन, साइट ऑफ एनकाउंटर, दो चीज़ें हमें चाहिए होती है। सो जो हमारे पास जो मटेरियल बनते हैं हम उन्हें एक स्पेशल वर्ड यूज करते हैं, लिम्फॉइड ऑर्गन। रीजन, ये हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम है। लिम्फॉइड मतलब या लिम्फेटिक, लिम्फ, ये सब सारे वर्ड डिफेंस से रिलेटेड हैं। तो जब हम बात करते हैं कि हमारी बॉडी में डिफेंस सिस्टम है तो हम उसे कहते हैं कि लिम्फॉइड ऑर्गन्स है। ओके, लिम्फॉइड ऑर्गन्स बस नहीं, कुछ लिम्फॉइड टिश्यू हैं, कुछ लिम्फॉइड सेल्स हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, ये सारे के सारे लिम्फ के नाम से जाने जाएंगे, लाइक एंटीबॉडीज, ये सब भी हैं। इम्यून सिस्टम अगर अपन बात करें तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो यूनिक है for what? The sense that is a recognize foreign antigens and respond to these and remember them. ये एक important, बहुत important part है कि यार हमारे मटेरियल की सबसे अलग बात क्या है, हमारी बॉडी की अलग बात है, इज मेमोरी बेस्ड कॉन्सेप्ट है ना, द यूनिक इन द सेंस दैट इज रिकॉग्नाइज सेल्फ एंड नॉन सेल्फ सेल्स, ठीक है। मतलब फॉरेन पार्टिकल्स एंड रिस्पॉन्ड टू दीज एंड उसकी मेमोरी भी बना लेना, रिमेंबर देम, उसकी मेमोरी को डेवलप कर लेना, ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारे पास में। द इम्यून सिस्टम ऑल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन एलर्जिकल रिएक्शन। एलर्जिकल रिएक्शन में भी हमारे इम्यून सिस्टम का एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। उस समय इसने थोड़ा सा अपना रास्ता भटक गया, खुद को सक करने लग गया बेवजह की चीज़ों के लिए। और इम्यून सिस्टम तो यही है कि ऑटोइम्यून डिजीज मतलब सेल्फ सेल को किल कर दिया, तो ये सारी प्रॉब्लम भी आ गई। इस केस में एक और चीज़ है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट के टाइम पे भी इम्यून सिस्टम का गजब का रोल है, ठीक है। इम्यून सिस्टम का गजब का रोल है। ट्रांसप्लांट जब हम कर रहे होते हैं तो हमारे ऑर्गन्स को कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा होता, तब उसके लिए इम्यूनो सप्रेसर दिया जाता है कि भाई थोड़ा सा सप्रेस कर दो, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी काम करती है, हम उसे सप्रेस कर देते हैं। ये 3-4 मामला है। सवाल आता है कि बनाता कौन है, तो ये सारी चीज़ें बनाता है लिम्फॉइड ऑर्गन मेरे बच्चे। और लिम्फॉइड ऑर्गन में दीज आर द ऑर्गन्स वेयर ये ओरिजिन जो भी है सब कुछ है, मैचुरेशन है, प्रोलिफरेशन है, ये सब चीज़ ज़रूरी है। मतलब भैया ओरिजिन होना, फिर उसके बाद उसका डिफ्रेंसिएशन होना, उसका मैचुरेशन होना और देन फिर प्रोलिफरेशन होना, मतलब वर्किंग मोड में आना, ये सारा लिम्फोसाइट होती है। द प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन
और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। अगेन वही बात, प्रोडक्शन, मैचुरेशन और प्रोलिफरेशन। सो प्रोडक्शन और मैचुरेशन हो सकता है कहीं और ऊपर, पर प्रोलिफरेशन मतलब वर्किंग मोड में आना वो सेकेंडरी ऑर्गन्स में होता है। सो हमारे पास देयर आर टू टाइप ऑफ ऑप्शन, फर्स्ट वन इज अ प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन एंड सेकेंड वन इज अ सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन. Which one is a primary lymphoid organ? Primary lymphoid organ means just like bone marrow and thymus. Why bone marrow and thymus only? बोन मैरो एंड थाइमस ये दो ही ऐसे ऑर्गन्स हैं जहां पर सेल्स का बनना और सेल का मैचुरेशन होना होता है. ठीक है, बनना मेन रीजन है कि सारी की सारी सेल बनेंगी बोन मैरो में, सारी की सारी सेल. याद रखना, ब्लड की कोई भी ऐसी सेल नहीं है जो बोन मैरो के बाहर बने, इंक्लूडिंग आरबीसी, इंक्लूडिंग डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी. जब मैंने कह दिया तो उसके अंदर बी सेल एंड टी सेल भी आती है. सो चाहे बी सेल हो या टी सेल हो, बनेगी बोन मैरो में, पर उसका मैचुरेशन बी सेल का बोन मैरो में ही होता है, इसलिए उसका नाम बी सेल है. एंड थाइमस में होता है टी सेल का, दैट्स वाई उसका नाम टी सेल है. समझ रहे हैं बात को? अब ये सारी चीजें बनने के बाद जब बॉडी से बाहर निकलेंगी तो उसके बाद वो जो भी प्रोलिफरेट करेंगी, बॉडी से बाहर कहने का मतलब सॉरी, हमारी सिस्टम में एंट्री करेंगी जहां पे उनको एनकाउंटर करना है एंटीजन के साथ, वो प्रोलिफरेशन का फेज होगा. सवाल स्टार्ट करते हैं. लिम्फोइड ऑर्गन, द बोन मैरो एंड द थाइमस. ठीक है, एंड थाइमस द इमेच्योर लिम्फोसाइट डिफरेंशिएट. यहां पर इमेच्योर लिम्फोसाइट बनती है और उसके बाद उसे मैच्योर किया जाता है. एक बात, ये बात याद रखना कि बोन मैरो और ये पूरा पार्ट, ये बहुत शॉर्टेड पार्ट लिखा हुआ है नई एनसीईआरटी में, पर मैं आपको बता देता हूं. बोन मैरो बोन्स के बीच का एक पार्ट है, समझने के लिए सिंपल है. बोन्स के बीच में वो भी लॉन्गर बोन, जो बड़ी बड़ी बोन है, जस्ट लाइक ह्यूमरस, जस्ट लाइक फीमर, ये सब बोन है, उनके बीच में बोन मैरो होता है. उनमें से भी रेड बोन मैरो में सारी सेल बनती हैं, उनमें से बी सेल टी सेल भी बनी. सो बोन मैरो वो पार्ट है जहां पर दोनों सेल बनती हैं, बी एंड टी. बी का मैचुरेशन जो है वो बोन मैरो में हो जाता है. थाइमस, थाइमस क्या है जनाब? थाइमस है ये हमारे स्टर्नम के नीचे एक ऑर्गन है जो हम बर्थ के टाइम पे सबसे बड़े साइज का होता है. एट द टाइम ऑफ बर्थ इसका साइज बहुत बड़ा होता है, बट धीरे धीरे ये रिड्यूस होता जाता है और एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी ये अपने लीस्ट सबसे छोटे साइज में आ जाता है, स्मॉलेस्ट साइज में पहुंच जाता है. सो सवाल ये आया कि यार अभी से बर्थ से लेकर प्यूबर्टी तक इसने ऐसा क्या कर लिया होगा? तो इन दोनों के बीच में एक काम ये चलता है कि यही वो टाइम है डिफेंस सिस्टम को बनाने का. बच्चे के अंदर कोई डिफेंस सिस्टम नहीं होता, माँ उसे आईजीजी आईजीए दे देती है, बट पूरी लाइफ चलने के लिए उसके पास में इम्यूनिटी होनी चाहिए और वो सेल्फ एक्सपेरिमेंट करके, सेल्फ एक्सपीरियंस करके वो इम्यूनिटी बनाता है. इसके लिए थाइमस बहुत जरूरी. एक बार 12-13 साल का बच्चा हो गया, उसके बाद थाइमस खत्म और उसके बाद नई इम्यूनिटी बनना बहुत मुश्किल है. समझ रहे हैं बात को? नया इसलिए देखना, सारे वैक्सीनेशन जो होते हैं ना वो बच्चों को पहले ही दे दिए जाते हैं, 4 साल 3 साल 2 साल 5 साल 1 साल में ही दे दिए जाते हैं, ताकि उस समय उसका थाइमस है वो रिकॉग्नाइज कर सकता है, नई टीएच सेल बना सकता है, नई मेमोरीज बना सकता है. पर एक बार थाइमस खत्म हो गया तो नई टी सेल का मैचुरेशन कौन करेगा? और नई टी सेल का मैचुरेशन नहीं होगा तो नई टीएच नहीं बनेगी, नई टी साइटोटॉक्सिक नहीं बनेगा, और ये सब जब नहीं बनेंगे तो नई इम्यूनिटी बनने में मुश्किल होगी. समझ रहे हैं? इसलिए बच्चों में सारे वैक्सीनेशन करवाए जाते हैं ताकि बच्चे अपनी इम्यूनिटी को डेवलप कर सके. सो ये प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन. थाइमस के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि इतने इतने समय तक रहता है. मैंने लिखाया नहीं पर एक कहानी बता दी, आप उसे ध्यान पे रखना, याद हो जाता. आई थिंक मैंने पहली बार पढ़ा था तो याद हो गया था, आपको भी याद हो जाएगा. और मेन काम की चीज़ एनसीईआरटी है तो वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. तो यहाँ पर याद रखना ये बन गया. अब उसे हमें मैच्योर करना है, एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट में कन्वर्ट करना है, ये सेकेंडरी पार्ट का है. सो जैसे वो मैचुरेशन हो गया, लिम्फॉइड बन गया, लिम्फोसाइट को हमने माइग्रेट कर दिया सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में. अब सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई ये ऑर्गन्स वो होते हैं जो साइट ऑफ एनकाउंटर, यहां पर डायरेक्टली ठोक दिया जाएगा एंटीजन्स को. कौन कौन हो सकते हैं? जस्ट लाइक अगर हमारे ब्लड में कोई एंटीजन घूम रहा है तो हम उसको स्प्लीन में एनकाउंटर करते हैं. स्प्लीन समझते हैं? स्प्लीन ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी सुना होगा आप लोगों ने. स्प्लीन वो पार्ट है जहां पे ब्लड सेल्स के मटेरियल को खत्म कर दिया जाएगा. ठीक है. सेकंड पार्ट, अगर कोई एंटीजन उसके बाद लिम्फ में एंटर कर जाए तो लिम्फ नोड्स में हम उसे किल कर देंगे. इसके अलावा जैसे फाइलेरिसिस में मैंने बताया था कि लिम्फ नोड्स में जाके फंस जाते हैं, वो लिम्फ नोड यही है. इसके अलावा अगर माउथ से कोई चीज एंटर कर रही है तो माउथ में टॉन्सिल्स होते हैं, देखा होगा आपने, टॉन्सिलाइटिस हो जाता है, टॉन्सिल भी उनको किल करने का काम करते हैं. पेयर पैचेस, ये किधर होगा भाई? स्मॉल इंटेस्टाइन पर ऐसे बहुत सारे ऐसे फोल्ड पाए जाते हैं, वो भी एंटीजन्स को किल करने का बहुत बड़ा रोल प्ले
प्ले करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का। इसके बाद अपेंडिक्स, आपने नाम सुना होगा, वेस्टिजिनल ऑर्गन है पर फिर भी ये थोड़ा सा काम करता है। वेस्टिजिनल ऑर्गन अपेंडिक्स ही जो है वो स्वेल कर जाता है और फिर उसे अपेंडाइटिस भी कहते हैं, काट करके अलग भी करना पड़ता है कई बार, ये अपेंडिक्स है। इसके अलावा अगर हमारे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के बारे में बात करें तो ये इज अ साइट ऑफ एनकाउंटर एंड साइट फॉर द इंटरेक्शन ऑफ लिम्फोसाइट, ये प्रोवाइड करते हैं विथ एंटीजन। तो एंटीजन एंटीबॉडी को मिलने के लिए ये जगह देते हैं कि भैया आओ मिलते हैं, चलो यही जगह है जहाँ पे हम मीटिंग करेंगे, हमारा मन करेगा हम तुमको मार देंगे, तुम्हारा मन करेगा तुम हमको मार लेना, ठीक है। सो विच देन प्रोलिफरेट, उसके बाद जब वहाँ पे एंटीजन आ जाता है तो वहाँ पे प्रोलिफरेशन होता है। प्रोलिफरेशन समझ रहे हैं, मैचुरेशन तो हो चुका था थाइमस में और बोन मैरो में, पर यहाँ पर अब प्रोलिफरेशन हुआ और उसको प्रोलिफरेट करके हमने एंटीजन का किलर सेल हमने बना दिया, तो बिकम द इफेक्टर सेल, हमने उसे बना दिया इफेक्टर सेल में कि धावा बोलो, मार दो उसको, आक्रमण मारो उसको। और उसके बाद लोकेशन ऑफ वेरियस लिम्फोइड ऑर्गन हमारे बॉडी में याद रखना अलग अलग जगह में होते हैं, जैसे लाइक स्प्लीन मैंने आपको बताया, उनमें से खासकर जैसे बोन मैरो की कहानी आती है तो अब थोड़ा सा मैंने जो बताया वही समझ लो कि बोन मैरो यार मेन लिम्फोइड ऑर्गन है वेयर ऑल ब्लड सेल इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट बी एंड टी सेल आर प्रोड्यूस्ड। तो बी एंड टी सेल कहाँ बनती है? बोन मैरो में, ठीक बात है। थाइमस के बारे में कहा, लोब्ड ऑर्गन नियर द हार्ट एंड बीनीथ द ब्रेन स्टोन, जैसे ब्रेस्ट स्टोन जिसे अपन कहते हैं, ब्रेस्ट स्टोन बोन जिसे अपन कहते हैं, ब्रेस्ट बोन सॉरी ब्रेस्ट बोन कहते हैं। ब्रेस्ट बोन मतलब ये हमारा जो स्टर्नम है उसके नीचे प्रेजेंट है, थक पक्का। थाइमस है क्वाइट लार्ज एट द टाइम ऑफ बर्थ, बर्थ के टाइम पे बड़ा है, बट रिड्यूसिंग विद द साइज विद द एज एंड बाय द टाइम ऑफ प्यूबर्टी इज अटेन्ड इज रिड्यूस्ड अ वेरी स्मॉल साइज। तो प्यूबर्टी के टाइम पे बहुत छोटे साइज का हो जाता है, जैसा कि मैंने बताया आपको। बोथ बोन्स नैरो एंड थाइमस प्रोवाइड माइक्रो एनवायरमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एंड मैचुरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। तो ये बात याद रखना है, बोन मैरो एंड थाइमस प्रोवाइड द माइक्रो एनवायरमेंट फॉर टी लिम्फोसाइट। अब टी लिम्फोसाइट यहाँ पे बी सेल मैच्योर होगी, यहाँ पर टी सेल मैच्योर होगा। स्प्लीन इज अ लार्ज, अब स्प्लीन पे आ गए, लार्ज बीन शेप्ड ऑर्गन, यहाँ पर लिम्फोसाइट्स और फैगोसाइटिक सेल होगी। फिल्टर ऑफ द ब्लड बाय ट्रैपिंग ब्लड बॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जो ब्लड बॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे उनको हम स्प्लीन पे मार दिए। इसके बाद एक और पार्ट है, ये रिजर्वियर ऑफ एरिथ्रोसाइट, ये 11th का पार्ट है कि यार सारे आरबीसी जब ग्रेवयार्ड वहीं पर है तो अगर नई आरबीसी बनाना हो, आयरन चाहिए हो, हीमोग्लोबिन चाहिए हो तो वहीं से ले लो। सो इसलिए इज अ ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी एंड ऑल्सो रिजर्वियर ऑफ आरबीसी भी है हमारा स्प्लीन। इज अ कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन, बहुत दिमाग खराब होता है कि यार ये तो ग्रेवयार्ड था, रिजर्वियर कैसे हो सकता है आरबीसी यानी एरिथ्रोसाइट का, पर याद रखना एरिथ्रोसाइट का रिजर्वियर यही है। आगे बढ़े, इसके बाद लिम्फ नोड्स में है, स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर है, ट्रैप करता है, डिफरेंट अलग अलग लोकेशन पे हैं, इधर पे होता है, कमर के पास ज्वाइंट पे होता है। एंड नोड्स ऑफ द ट्रैप द माइक्रो ऑर्गेनिज्म और द एंटीजन, उन सब के लिए ट्रैप है लिम्फ नोड्स, सही है। विच हैपन टू गेट इन द लिम्फ, तो जो ब्लड में है वो स्प्लीन में मरेगा, जो लिम्फ में है वो लिम्फ नोड में मर जाएगा, ठीक है भाई। एंटीजन स्टैम्प इन द लिम्फ नोड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिवेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट देयर एंड कॉज द इम्यून रिस्पॉन्स। मतलब एक बार यहाँ पे फंसा तो आपकी बॉडी रिस्पॉन्स करेगी और रिस्पॉन्ड करने के बाद उसको मार देगी। इसके अलावा टॉन्सिल ऑन्सिल की कहानी हमने समझ ली। एक बात और होती है, लगभग 50% ऑफ लिम्फॉइड जो टिश्यू होते हैं उनका नाम है MALT। याद रखना, लोकेटेड विद द लीनिंग ऑफ द मेजर ट्रैक, जस्ट लाइक रेस्पिरेटरी ट्रैक, नाक लेने वाले पार्ट में म्यूकस होता है ना। इसके अलावा डाइजेस्टिव ट्रैक में जो हमारा गॉबलेट सेल है वो म्यूकस रिलीज करती है। यूरोजेनाइटल ट्रैक होता है, यहाँ पर भी म्यूकस होती है जिसको अपन कहते हैं म्यूकस एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू MALT। और ये जो है कंस्टिट्यूट करता है 50% पार्ट ऑफ द इम्यून बॉडी। ह्यूमन बॉडी का 50% पार्ट ये पार्ट कवर करता है। इन चीज़ों को हमको ध्यान पे रखना है। तो बहुत शॉर्टेड चीज़ें हैं, मैंने हल्का हल्का शब्दों पे पॉइंट पे बताए हैं। एक वंश बढ़िया रिवीजन सा हो गया और पॉइंट्स को आप अपने अपने हिसाब से लिख लेना। इन चीज़ों पे क्वेश्चन बनने चाहिए। होप्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कॉमेंट सेक्शन पे बताना अगर कोई प्रॉब्लम हुई हो तो। लव यू ऑल, बाय बाय।